गरीब दर्जी बहू का सोने का लहंगा। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज में हमें केसी, डबल डोर फ्रिज, डबल बेड, वुडन अलमारी, किचन सेट, वॉशिंग मशीन और 5 लाख रुपए कैश चाहिए। बहन जी, आप जितना हमसे मांग रही हैं इतना हम नहीं दे सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं, इतना तो हर कोई देता है। और आप देखिए तो, मेरा बेटा कितने बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। इसके लिए आए दिन इतने अमीर अमीर घरों से रिश्ते आते हैं, फिर भी मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। और आप अपनी बेटी का रंग तो देखिए, इतने काले होने के बावजूद भी मुझे इसके रंग से कोई परेशानी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सच में आपको इतना सब कुछ नहीं दे सकते। अब आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों? इतना कहकर अमर अपनी माँ उजाला देवी को लेकर वहां से चला जाता है और बेचारी किंजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने किंजल के काले रंग की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी किंजल के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसके काले रंग की वजह से या तो वो रिश्ते वाले मना कर देते थे या तो लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते थे। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? अगर आप रोएंगी तो किंजल को कौन संभालेगा? मेरी मासूम बच्ची की क्या गलती है? अगर उसका रंग काला है तो क्या काली लड़कियों को शादी करने का कोई हक नहीं है? इन लोगों को सिर्फ गोरी लड़कियां चाहिए। हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? केशव भी कितनी मेहनत करता है, और बहू तू भी तो लोगों के कपड़े सिलकर जो उससे पैसे मिलते हैं वो सारे घर के खर्चे में लगा देती है। ऐसे में इतना सारा दहेज का इंतजाम कैसे हो पाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मुझे पूरा यकीन है कि किंजल की शादी होगी, वो भी बहुत अच्छे घर में, और हमारी किंजल शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। किंजल जब भी उदास हुआ करती थी तो वो अपने गांव के पास नदी के किनारे चली जाया करती थी और वहां बैठकर मछलियों को खाना खिलाते हुए उनसे बातें करती थी। पता है मेरी प्यारी प्यारी मछलियों, आज भी मुझे जो लोग देखने के लिए आए थे उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। क्या गोरा रंग ही सब कुछ होता है? ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिनों के बाद फिर से किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। भाभी, माँ, आप क्यों मुझे इतना तैयार कर रही हैं? इन सुंदर कपड़ों में मेरा काला रंग नहीं छुपने वाला। मैं जानती हूँ वो लोग मेरे काले रंग को देखते ही मुझसे शादी करने के लिए मना कर देंगे, या तो बहुत दहेज मांगेंगे। शुभ शुभ बोल किंजल, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है ये लोग शादी के लिए जरूर हाँ करेंगे और दहेज भी नहीं मांगेंगे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लहंगा सिला है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम वही लहंगा पहनना। कुछ ही देर में किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। फिर से किंजल के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। ये 7वां रिश्ता था जो किंजल के काले रंग की वजह से हाथ से निकल गया था। ये सब देखकर जहाँ किंजल एक तरफ रोती है तो वहीं कीर्ति बहुत गुस्सा होती है। बस बहुत हो गया, तुम्हारे इस काले रंग की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है। सब लोग हमसे पूछते हैं कि तेरी नंद में क्या है, कोई खोट है जो इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों से हाथ पैर जोड़कर मैं तेरे लिए रिश्ते लाती हूँ, और तेरे इस काले रंग की वजह से हमें तुझसे शादी करने के लिए मना कर देता है। सही कहा आपने भाभी, सारी मुसीबत की जड़ मेरा ये काला रंग ही है। इस काले रंग के साथ जिंदगी जीने से अच्छा है मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। इतना कहकर किंजल रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है और उसी नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। हे मेरी प्यारी मछलियों, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए नहीं लाई हूँ। आज मैं यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आई हूँ। इस काले रंग के साथ जिंदगी नहीं जी सकती मैं लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। मुझे अपने पास बुला लो और अपने अंदर हमेशा के लिए समा लो। इतना कहकर किंजल उस नदी के अंदर कूद जाती है। किंजल नदी की गहराई में जा रही होती है कि तभी कोई सफेद चमकदार रोशनी किंजल को उस नदी के बाहर ले आती है और बाहर लाकर किनारे पर लेटा देती है। थोड़ी देर में किंजल को होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने एक देवी खड़ी होती है। तुम कौन हो? मैं तो इस नदी के अंदर कूद गई थी, तो मैं बाहर कैसे आई? मेरा नाम जल देवी है और मैं इस नदी की देवी हूँ। मैं हमेशा देखती थी कि तुम अक्सर इस नदी की मछलियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ आया करती थी। तुम तो इतनी अच्छी हो, तो तुम खुदकुशी क्यों कर रही थी?
जल देवी के पूछने पर किंजल अपने ऊपर बीती सारी बातें जल देवी को बता देती है, जिसे सुनकर जल देवी कहती है, बस इतनी सी बात? तुम इतनी सी बात के लिए अपनी इतनी अनमोल जिंदगी खत्म करने के लिए जा रही थी? तुम अपने इस काले रंग को लेकर परेशान होना, अब तुम्हें इस रंग को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो जल देवी अपनी जादुई छड़ी से एक जादू करती है और देखते ही देखते उस जल देवी के हाथ में एक सोने का लहंगा आ जाता है और वो सोने का लहंगा किंजल को देते हुए कहती है, ये सोने का लहंगा एक जादुई सोने का लहंगा है। तुम जब इस जादुई सोने के लहंगे को पहनोगी तो तुम्हारा रंग काले से गोरा हो जाएगा और तुम बहुत सुंदर लगोगी। ये जादुई सोने के लहंगे की मदद से तुम हर उस लड़की की मदद कर सकती हो जिसकी उसके काले रंग की वजह से शादी नहीं हो पा रही। इतना कहकर वो जल देवी दोबारा से नदी के अंदर चली जाती है। वहीं किंजल उस सोने के जादुई लहंगे को लेकर वापस अपने घर आती है और अपनी भाभी से ये सारी बातें कहती है। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि मेरे गुस्से से कहे हुए शब्दों से तुम ये कदम उठा लोगी। मुझे तो खुशी है कि तुम्हारी अच्छाई के चलते तुम्हें इतना अच्छा वरदान मिला है। हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जाओ, जल्दी से ये जादुई सोने का लहंगा पहन कर आओ। मुझे भी देखना है कि मेरी ननद ये जादुई सोने के लहंगे में कैसी लगेगी। जैसे ही किंजल उस जादुई सोने के लहंगे को पहनती है तो किंजल एक काली लड़की से एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। कीर्ति किंजल को पहचान ही नहीं पाती है कि किंजल उसकी ही वही काली ननद है। तुम तो एक परी लग रही हो। अब देखना मेरी प्यारी ननद के लिए रिश्तों की कैसे लाइन लगती है। जादुई सोने के लहंगे को पहनकर किंजल बहुत खुश होती है और उस लहंगे को पहनकर अपने पूरे घर में घूमती रहती है। किंजल जब वो जादुई सोने का लहंगा उतारती है तो उसके बाद भी किंजल का रंग हमेशा वैसा ही रहता है। कुछ दिनों में किंजल को देखने के लिए फिर से रिश्ते वाले आते हैं और इस बार वो लोग बिना दहेज के मांग किए हुए ही किंजल से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, इसके लिए हमें दहेज मांगना नहीं बल्कि आपको देना चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब तो बस जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किंजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कुछ ही महीनों में किंजल की शादी हो जाती है। किंजल अपनी शादी में अपनी दर्जी भाभी का सिला हुआ लहंगा पहनती है जिसमें वो काफी सुंदर लगती है। शादी के बाद किंजल और कीर्ति अब जादुई लहंगे की मदद से हर उस लड़की की मदद करती है जिसकी शादी होने में परेशानी होती है। बानी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से तुम बिल्कुल सुंदर बन जाओगी और हर कोई तुमसे शादी करने के लिए हाँ ही बोलेगा। सच, मैं भी किंजल की तरह सुंदर बन जाऊंगी जब मैं ये जादुई सोने का लहंगा पहनूंगी। बानी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगोगी। जिसके बाद किंजल वो जादुई सोने का लहंगा बानी को दे देती है और बानी जैसे ही उस जादुई सोने के लहंगे को पहनती है तो वो भी किंजल की तरह ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है और बानी की भी शादी एक बहुत अच्छे से घर में हो जाती है। अब अक्सर किंजल और कीर्ति उस जादुई सोने के लहंगे की मदद से हर किसी लड़की की मदद किया करती थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे खेत में सोने के बैंगन है, वो भी अनगिनत। आपने बिल्कुल ठीक कहा और इन सोने के बैंगन के खेत से तो हमारी सातों पुश्तें खुशी खुशी रह सकती है। बिल्कुल सही कहती हो। एक वो दिन था जब खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था और अब सोने के बैंगन ही बैंगन है। अरे अरे, ये क्या? गरीब गजेंद्र और सौम्या के पास इतना बड़ा सोने के बैंगन का खेत कैसे हो सकता है? और पेड़ पर भी सोने के बैंगन थे, जबकि सोने का बैंगन का पेड़ ही नहीं होता है। ये दोनों गरीब पति पत्नी इतने ज्यादा सोने के बैंगन के खेत के मालिक कैसे बने? जानने के लिए कहानी में कुछ क्षण पीछे चलते हैं। 6 महीने की गर्भवती सौम्या अपनी छोटी सी 6 साल की बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। बेटा सीधे बैठना, मैं तेरी चोटी नहीं बना पा रही हूँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा है तुझे। माँ, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सारे स्कूल वाले दोस्तों के पास साइकिल है। कभी कभार तो वो अपने माता पिता के साथ साइकिल पर ही स्कूल जाते हैं, खुद चलाकर, और शाम को भी साइकिल चलाते हैं। पापा से कहिए मुझे भी साइकिल दिला दे। अच्छा ठीक है, तेरे पिताजी जैसे ही खेत से आ जाएंगे मैं उन्हें साइकिल लाने की बात कहूँगी। अब जल्दी से स्कूल जा, ज्यादा परेशान मत कर वरना तेरे भाई बहन को परेशानी होगी। ठीक है माँ, आपको और उनको परेशान नहीं करूँगी। मैं अच्छी बाबू हूँ ना आपकी? हाँ मेरी बच्ची। सौम्या शिवानी के माथे पर चूमती है, फिर वो स्कूल चली जाती है और सौम्या पराठा खाने जाती है कि तभी उसे एक चूहा खाकर जूठा कर देता है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और आटा गूंदने के लिए कनस्तर खोलती है
तो वो भी खाली होता है। हे भगवान, वैसे ही आटा कम था और जो एक पराठा था उसे चूहा ले गया। अनस्तर में भी कुछ नहीं है। अब तो जब शाम को वो आएंगे तभी कुछ खाना बना पाऊंगी। 4 आलू की सब्जी से क्या होगा? शिवानी स्कूल से आएगी तो उसे भी तो भूख लगेगी। जरा देखती हूँ कुछ। अरे हाँ, इन मुट्ठी भर चावलों से ही उसे खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी। ऐसा करके सौम्या खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है और स्कूल से आने के बाद अपनी बेटी को खिला देती है। शाम को गजेंद्र आ जाता है। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अजी, मैं कह रही थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या खेत से आज सही बैंगन निकले या नहीं? और आप उन्हें बेचकर आए मंडी में? क्या बताऊं, सुबह से दोपहर तक खेत में ही लगा रहता हूँ। एक तरफ के बैंगन तो आ ही नहीं रहे हैं, छोटे छोटे ही सड़ जाते हैं। कुछ साफ बैंगनों में कीड़े लग जाते हैं और जो अच्छे बैंगन हैं वो सिर्फ 4-5 ही निकले हैं। मुश्किल से मुश्किल आधा किलो होंगे। उन्हें ही बेचकर अभी आया हूँ, जिससे मुझे सिर्फ 5 रुपए मिले हैं। अजी, 50 रुपए में मैं राशन लाऊंगी, मसाले लाऊंगी, आटा लाऊंगी। घर में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इस 50 रुपए से दाल चावल ले आओ और तुम और शिवानी खा लो। हमारे होने वाले बच्चे को भी जरूरत है ना। बाकी कल मैं देखता हूँ, और मैं अभी पानी पीकर सो जाऊंगा फिलहाल। नहीं, आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं, भूखे पेट कैसे सोएंगे? दोपहर में भी आपने कुछ नहीं खाया। आप खिचड़ी खा लीजिए, सुबह की बची हुई है। पापा, आप आ गए? माँ ने कहा था आप मुझे शाम को साइकिल दिलाएंगे। मुझे साइकिल दिला दीजिए ना। मेरे सारे दोस्त साइकिल चलाते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ तो बैठने भी नहीं देते एक बार। शिवानी बेटा, अभी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम थोड़े दिन सब्र कर लो। खेत में जैसे ही बैंगन आ जाएंगे तो उन्हें बेचकर मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए साइकिल ही ले आऊंगा। कितना बेबस हूं ना मैं सौम्या। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? कल मैं भी खेत में चलकर बैंगन देख लूंगी। अरे तुम ऐसे हालत में क्यों जाओगी? वैसे भी इतनी कड़ी धूप होती है वहां पर। कोई बात नहीं। फिर खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत में जाते हैं, जहां आज भी उनके सूखे पेड़ पौधों पर कोई ढंग के बैंगन नहीं उगे थे। हे भगवान, आज भी बैंगन खराब निकले और इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। बनाने लायक भी नहीं है, ना बेचने। सौम्या, मैं अपने खेत का हाल देखकर टूटा जा रहा हूँ। अपने आने वाले बच्चे की परवरिश कैसे करूंगा मैं? तुम दोनों को ही ठीक से मैं खिला नहीं पा रहा हूँ। क्या होगा? हम हार नहीं मानेंगे। चलिए, मैं इसमें से कुछ बैंगन छांट लेती हूँ। दोनों पति पत्नी ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बूढ़ी कोढ़ी सी औरत उनके खेत से गुजरती है और बेहोश हो जाती है। तभी सौम्या और गजेंद्र की उन पर नजर पड़ती है और गजेंद्र उन पर पानी छिड़कता है। अम्मा जी, अब ठीक तो है ना? आपके हाथ पांव पर तो बहुत चोट लगी है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? गांव के सभी लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। कहीं तुम्हें भी ये बीमारी हो गई तो मुझे ऐसे ही रहने दो। उम्र ही कितनी है, भूखे पेट मर ही जाना है कुछ क्षण में। अरे, मुझे अपनी परवाह नहीं है, आप मेरे घर चलिए। ये कहते ही उन बूढ़ी अम्मा को वो अपने घर ले जाते हैं और हाथ पैरों पर पत्ते की पट्टी बांध देते हैं। कुछ बैंगन से खाना बनाकर खिला देते हैं, जिसके बाद खाना खाते ही बुढ़िया एक देवी माँ का रूप ले लेती है। सौम्या, गजेंद्र, तुम दोनों ने मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी मेरी सेवा की, मुझे खाना खिलाया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों को खत्म करती हूँ। तुम्हारा बैंगन का खेत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? मैं वरदान देती हूँ, तुम्हारा बैंगन का खेत एक सोने के बैंगन में बदल चुका है। ये कहते ही देवी मैया गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी को यकीन नहीं होता है और वो अपने सोने के बैंगन के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ खेत और पेड़ पर सोने के बैंगन लगे थे। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे खेत में सोने के बैंगन हैं, वो भी अनगिनत। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इन सोने के बैंगन के खेत से तो हमारी सातों पुश्तें सुखी सुखी रह सकती है। वो देवी मैया हमारे सारे दुख खत्म करके चली गई। चलिए, इससे पहले हम अपने घर का राशन ले आते हैं, और छोटी को साइकिल भी तो चाहिए। हाँ। ये बोलकर गजेंद्र जैसे ही खेत में से एक बैंगन तोड़ता है तो रोशनी में दूसरा सोने का बैंगन आ जाता है। बाप रे बाप, यहाँ पर तो एक के निकलते ही दूसरा सोने का बैंगन आ गया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जल्दी से अपने गमछे में 5-6 बैंगनों को रखकर चलते हैं सुनार के पास।
ऐसा कहते ही दोनों पति पत्नी पेड़ और खेत में से सोने के बैंगन निकालकर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी साइकिल और अच्छा सा घर ले लेते हैं, जहां राशन और जरूरत वाला सारा सामान मौजूद था। देखो, मैं साइकिल चला रही हूँ। कितनी अच्छी साइकिल है। मुझे देने के लिए थैंक यू पापा। हमारे बच्चे कितनी खुश है ना। हम इतने सारे सोने के बैंगन का क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम अपने गांव में एक अस्पताल बनवा लेते हैं। तुम तो जानती ही हो कि गरीब लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, आपने सही कहा। फिर दोनों पति पत्नी अपने बैंगन के खेत में जाकर फिर से सोने के बैंगन को तोड़ते हैं और रोशनी होते ही दूसरे बैंगन आ जाते हैं, जिन्हें वो पंचायतों को देकर गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवा लेते हैं, जहां हजारों गांव के लोग अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं। तभी एक पति पत्नी सौम्या और गजेंद्र के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अगर गांव में ये अस्पताल ना बनवाया होता तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाता। सच में तुमने बहुत उपकार वाला काम किया है, बहुत बड़ा उपकार वाला काम किया है। अरे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे बस में था तो हमने कर दिया। ऐसे ही पंचायत भी सौम्या और गजेंद्र का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब गांव का एक अमीर सेठ देख रहा था। तभी सोने के बैंगन वाले खेत में वो पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इतने सारे सोने के बैंगन, इस पेड़ से बैंगन ले लेता हूँ, मैं तो और अमीर बन जाऊंगा। लालच में आकर जैसे ही सेठ सोने के बैंगन को छूता है, वो मामूली बैंगन बन जाते हैं और सोने के बेल उसे जकड़ लेते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगता है और पास खड़े गजेंद्र सौम्या वहाँ आ जाते हैं। ये क्या, तुम हमारे खेत में सोने के बैंगन चुराने आए थे? चोरी का नतीजा मिल गया ना? मुझे माफ कर दो, अरे मुझे छुड़ा दो, मेरा गला दब रहा है। देख लिया, लालच बुरी बला होती है सेठ जी। अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। तभी वो सेठ चला जाता है। हे देवी मैया, आपकी सोने के बैंगन के खेत से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे लालची लोग बार बार इस खेत में आएंगे, अब आप इसे हटा लीजिए। तभी सौम्या के बोलते ही सारे सोने के बैंगन मामूली बैंगन बन जाते हैं, जो फिर भी जादुई होते हैं और हमेशा गजेंद्र और सौम्या के काम आते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपनी आजीविका संभालते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं।